हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में बात करेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इस पर 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है वो सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो ए अनुच्छेद 16 से लेकर अनुच्छेद 19 तक, बी 19 से लेकर 22 तक, सी 17 से लेकर 20 तक, या डी 18 से लेकर 21 तक। राइट आंसर बी आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में उल्लेख करता है, वर्णित करता है। किन लोगों के लिए? भारत के नागरिकों के लिए। भारत के नागरिकों के लिए। तो 4 अनुच्छेद हैं, 4 आर्टिकल है इसमें स्वतंत्रता के अधिकार पे। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? किसमें? अनुच्छेद 19 में। ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। राइट आंसर इज ए, 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, फोर्थ देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है, पांचवा है किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास या बसना, ये स्वतंत्रता है। और छठा जो स्वतंत्रता दिया हुआ है अनुच्छेद 19 में वो है किसी भी प्रकार की उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। उम्मीद है कि सारा पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं किसे प्राप्त है? भारत के नागरिकों एवं विदेशियों को, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन सा? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सी अनुच्छेद 19 में वर्णित है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। किसके? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रेस को आजादी निम्नलिखित में से किसमें निहित है? संविधान में दैहिक स्तर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, या संसद के कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध है, प्रशासकीय आदेशों के अंतर्गत उपलब्ध है? तो अभी मैंने बताया कि जैसे ये अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रेस की स्वतंत्रता में क्या सम्मिलित है? ए सूचना को प्रकाशित करने का अधिकार, प्रकाशित सामग्री का वितरण और परिचालन, सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता, या उपरोक्त सभी? राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी स्वतंत्रता प्रेस की है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? जैसा कि अभी इंटरनेट हर एक लोगों के पास है और ये मूलभूत भी है, जरूरत है लोगों को। तो उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। किस अनुच्छेद में? तो सी अनुच्छेद 19 में। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 14? तो राइट आंसर इज बी। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आपको बताया है, सारा 6 जो है स्वतंत्रता है उसी के अंतर्गत भारत में मुक्त रूप से आवागमन करने का भी अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत है, मौलिक अधिकार। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? जब भी वह चाहे, अनुच्छेद 356 के अधीन, अनुच्छेद 352 के अधीन, या अनुच्छेद 360 के अधीन? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। राइट आंसर इज सी, अनुच्छेद 352 के अधीन। ये कब लागू होता है, निलंबित किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जब देश में कोई बाहरी आक्रमण हो, देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो या कोई सशस्त्र यहां विरोध हो, तो
इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद में 19 जो उल्लेखित स्वतंत्रता का अधिकार जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है वो निलंबित किया जा सकता है। क्लियर? सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी एक स्वतंत्रता? संपत्ति रखने की और खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, या किसी व्यापार अथवा व्यवस्था करने की स्वतंत्रता। तो इनमें कौन सा है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है? राइट आंसर इज ए, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की जो स्वतंत्रता है वो खत्म कर दी गई थी पहले। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले ये मौलिक अधिकार में था। जैसा मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियो मौलिक अधिकार का जो परिचय वाला वीडियो है आपको जीएस अध्ययन पे अपलोड है, जिसमें मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार जब संविधान भारतीय संविधान स्वीकृत हुई थी तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु संपत्ति का जो अधिकार था वो बाद में हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटा दिया गया है। 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है, इसलिए ये ए भारतीय संविधान के अंतर्गत अब नहीं है। क्लियर? तो अब मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं? सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में, वाद अर्थात किस केस में निर्धारित किया गया कि राष्ट्रीय ध्वज को आदर एवं गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है? ये किस केस में बोला गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का मूलभूत अधिकार है? तो याद रखेंगे, राइट आंसर इज सी, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में ये आदेश पारित किया गया है। कब पारित किया गया है ये भी मैं बता दूं, 22 जनवरी 2004। इसमें क्या आदेश पारित किया गया है? इसमें आदेश पारित किया गया है कि उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि नागरिकों द्वारा अपने घरों, दफ्तरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 1 के क के तहत मौलिक अधिकार है, जैसा कि प्रश्न है। सो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(2)। वृत्ति, व्यापार और उपजीविका की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का 6। बसने या निवास करने का, अनुच्छेद 19 का 5। संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के 3। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कूट तो नहीं दिया हुआ है, परंतु मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है सभी सुमेलित हैं, अर्थात जिनके सामने जो अनुच्छेद है वो, जैसे सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत, उपजीविका की स्वतंत्रता 19(6), बसने या निवास, भारत में किसी भी स्थान पर बसने या निवास करने की स्वतंत्रता 19 के 5 के अंतर्गत, और संघ बनाने की स्वतंत्रता 19(3) के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अर्थात आर्टिकल 20 दो सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण जो है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 जो है वो किससे संबंधित है? ए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ए, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये जो अधिकार है ये भारतीय नागरिक पर तो है ही, और जो गैर नागरिक हैं उन पर भी, ये गैर नागरिकों पर भी ये अप्लीकेबल है। किसके लिए? दो सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी पार्ट है 20 का 1, 2, 3, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफा दंडित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इस सिद्धांत को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में इसे वर्णित किया गया है कि किसी भी अपराध के लिए 2 दफा दंडित नहीं किया जा सकता है। और ये एक और है अनुच्छेद 20 में ही कि किसी अपराधी को अपराध के लिए अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये भी एक पॉइंट है। सो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है? अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवित रहने का अधिकार? तो सही आंसर डी, जीवित रहने का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता अर्थात प्राइवेसी का अधिकार, भारतीय नागरिकों को जो प्राइवेसी है उसका अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19 के अधीन, अनुच्छेद 20 के अधीन, अनुच्छेद 21 के अधीन, अनुच्छेद 18 के अधीन। राइट आंसर इज सी, अनुच्छेद 21 के अधीन प्राइवेसी भारतीय नागरिकों को जो निजता का अधिकार मिला हुआ है वो अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन टैपिंग संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? कौन सा? फोन टैपिंग, जो संसद में कभी कभी इस पर डिस्कस भी होता है, फोन टैपिंग हो रहा है, ये सब आरोप एक दूसरे पर लगाया जाता है, जो वो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 21 के तहत ये उल्लंघन करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्ति पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को, यह भी ध्यान देंगे, कारावास का दंड दिया जाता है, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, या उपयुक्त सभी। तो याद रखें सही आंसर जो है वो है उपरोक्त सभी, डी। अर्थात अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कब होता है? जब अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है। किसी प्रमाणित अर्थात सर्टिफाइड पागल जिसे हो गए, जो मेडिकली पागल घोषित किया गया है, उसको कारावास का दंड देना भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, और किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए भी जब्त किया जाना भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। क्लियर? अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, 6 वर्ष की आयु से, ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 6 वर्ष से आयु से लेकर 14 वर्ष के आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार अर्थात राइट टू एजुकेशन, जिसे आरटीई भी कहते हैं, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल अधिकार में, सांविधिक अधिकार में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है कि राइट टू एजुकेशन जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है वो मूल अधिकार में शामिल है। अब इसमें प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन दिया जाता है? तो याद रखेंगे आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। सो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार अर्थात राइट टू एजुकेशन आरटीई कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, या डी 1 दिसंबर 2010? राइट आंसर है इसका ए, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। क्या? शिक्षा का अधिकार क्या करके? भारतीय संविधान में संशोधन करके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? कौन सा संशोधन अधिनियम? ये ए 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है क्या राइट टू एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा के लिए, या 85वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, या 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, या 87वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है? याद रखेंगे राइट आंसर इज सी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए मूल अधिकार के रूप में इसे जोड़ा गया है। किसके? 86वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था ये भी याद रखेंगे, 2002 में ये संशोधन किया गया था, 86वां 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद में? सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ध्यान से देखेंगे। ए 21 से, बी 14, सी 18 ए, या बी डी बी से? कौन सा है? याद रखिए ए अनुच्छेद 21 ए के तहत यह प्रदान किया गया है। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जिसे कह सकते हैं, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अर्थात दिया हुआ है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। ये किस अधिकार के तहत दिया गया है? राइट आंसर इज अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा का वर्णन है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने समय तक रखा जा सकता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, प्रिवेंटिव डिटेंशन का हिंदी में अर्थ होता है निवारक निरोध। क्या होता है? निवारक निरोध।
निवारक निरोध ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं। निवारक निरोध जो है, इसमें क्या होता है कि इसके अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को वह अधिकार तथा संरक्षण नहीं प्रदान किया जाता है जो समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। क्लियर? और ये कब तक डिटेंशन किया जा सकता है? 1 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक या 9 माह तक। ये कब तक डिटेंशन किया जा सकता है? तो राइट आंसर इज बी, 3 माह तक डिटेंशन किया जा सकता है निवारक निरोध के अंतर्गत। लास्ट क्वेश्चन है कि निवारक निरोध संबंधी विधि पारित की जा सकती है। कहां से विधि पारित की जा सकती है? संसद द्वारा अनन्य रूप से, राज्य विधायिका द्वारा अनन्य रूप से, संसद एवं राज्य विधायिका दोनों द्वारा, कि केवल राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा निवारक निरोध संबंधी पारित की जा सकती है। राइट आंसर इज सी, संसद एवं राज्य विधायिका दोनों द्वारा ये निवारक निरोध संबंधी पारित की जा सकती है। और ये पारित जो निवारक निरोध विधियां के अंतर्गत यह प्रावधान अवश्य किया गया है कि इन विधियों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर अपराध करने के पूर्व भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे कि अभी दशहरा आ रहा है, तो दशहरा के पहले वैसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है जो कुछ गड़बड़ी फैला सकते हैं। तो किन नियमों के तहत? निवारक निरोध संबंधी विधि के तहत किया जा सकता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ा हो तो एक छोटा सा योगदान जरूर करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और के बीच शेयर करें और ये करें सो डैट कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बना के लाऊं। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट मौलिक अधिकार का